कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो लोग इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकें, इंक्रीज हो सकें, राइट। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? क्या हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में अपने मीडियम को स्विच किया जा सकता है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सोल रीजन ये है कि जिससे कि उनके सिलेक्शन का रेशियो जो है, जो अनुपात है सिलेक्शन का, उसको इंक्रीज किया जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर चेंज किया जा सकता है तो कैसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जैसे आपके सामने ये एक एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। ये देखिए, ये एक एनसीईआरटी की बुक है। इसका नाम क्या है? इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है ना। ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। और जो यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। यहां पे आप देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसको हम कैसे, अगर मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसने ये बुक उठाई और उसने रीड करना स्टार्ट किया, तो अब वो अपनी मीडियम को अगर इंग्लिश मीडियम में चेंज कर रहा है तो उसको यही बुक पढ़नी पड़ेगी, वर्ड हिस्ट्री। और हाँ, वर्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको क्या है कि वर्ड हिस्ट्री से तो हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, या कभी कभी नहीं भी आते हैं, जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में, मेंस में। लेकिन क्या है कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, आपको मॉडर्न जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको समझना है, उसके लिए आपको वर्ड हिस्ट्री की थॉरो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम इस चीज़ को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो भी लोग अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं वो इस बुक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, 9th क्लास की, आपको उसको अपने साथ रखना है। उसी का फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, और ये एनसीईआरटी है वर्ड हिस्ट्री की 9th क्लास की, ठीक है। और ये उसका चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इस पैराग्राफ को अगर आप रीड करते हैं, सपोज यू स्टार्ट रीडिंग, मैं थोड़ी थोड़ी सी इंग्लिश यूज करूंगा सो दैट जिससे कि आपको ये महसूस हो सके, आपको ये लगे कि हाँ मैं इंग्लिश मीडियम में कुछ सुन भी रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे ट्रांसलेशन वाली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड हम बोलने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश को हम कैसे स्लोली हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम कोई को अगर कुछ भी बोलना है इंग्लिश में तो कैसे बोलें, है ना। वो कौन सी चीजें हैं जिनके आधार पे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे रीड करना, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो होती है कि हाउ टू रीड। और जब हम रीड करते हैं तो वाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते समझना भी हमें आना चाहिए, राइट। सो वाइल रीडिंग हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। अगर हमें समझ में आ लगेंगी देन वी वुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। सो अब देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। आज से आप जहां पर भी रेवोल्यूशन वर्ड का देखेंगे, ठीक है, उससे पहले अगर आपके सामने कोई प्रॉपर नाउन लगा हुआ है, कोई एक नाम लिखा हुआ है किसी भी कंट्री का, तो समझ लीजिए वहां के क्रांति की बात की जा रही है। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांसीसी क्रांति की बात की जा रही है, ठीक। अब यहां पर देखते हैं क्या लिखा है। ऑन the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब रीड कर लिया, अब यहां पे फुल स्टॉप है। अब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए अब आप लोगों में होता क्या है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो ग्रामर को लेके बहुत ज्यादा स्केर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। उनको लगता है हमें संज्ञा, सर्वनाम या नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ऐसी ये चीजें नहीं आती। तो आप बताओ, अगर इसी चीज को मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, अगर मैं इसी चीज को हिंदी में लिख दूं कि 14 जुलाई की सुबह को, 1789 की सुबह को जो हमारी सिटी थी, पेरिस जो सिटी थी, उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये मान लीजिए हिंदी में लिख दिया मैंने। अब जब इसको लिखा तो क्या आप जब हिंदी पढ़ते हैं तो क्या आप उसमें देखते हैं इसमें ये वर्ड जो है, ये वर्ड हमारा संज्ञा है, ये वर्ड सर्वनाम है, ये वर्ड विशेषण है, ऐसे नहीं पढ़ते ना। तो बस यहीं से आप समझिए कि आपको अपने अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है। यू विल हैव टू चेंज द वे यू हैव बीन लुकिंग एट इंग्लिश, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ इसको रीड करना है, ग्रामर वगैरह सब साइड में, ठीक है, उसकी बात अभी हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखना है जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको हिंदी में पहले इधर हिंदी में लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखने से क्या फायदा, हम तो इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है, ठीक है। आप क्या करोगे कि जब इधर मैं हिंदी में लिखूंगा उसको फिर आप अपने वर्ड्स में कुछ वर्ड्स मीनिंग याद करने के बाद आप उसको इंग्लिश में लिख के, ये जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है ना, व्हाट्सएप नंबर 7080507433, इस पर आपको स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। ऑलराइट, देन आई विल चेक इट एंड आई विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन यू। उसके साथ ही यू विल हैव टू सेंड योर वॉइस नोट्स ऑल्सो, कि इसको याद करने के बाद, समझने के बाद अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एट द एंड कि कैसे हम चीजों को बोलना शुरू कर सकते हैं कुछ वर्ड्स की हेल्प के साथ,
ठीक है ना, टूटी फूटी हम कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसका वॉइस नोट लेकर भी आप इस पर्टिकुलर नंबर पे अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। देन आई विल बी लेटिंग यू नो कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th of July 1789। अब जैसे यहाँ पे ऑन लिखा है तो ऑन का मतलब ज्यादातर हम लोग ये समझते हैं ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है, जो वहां पे लिखा पर। अब ये एक्चुअली होता क्या है, अगर हम ग्रामर में जाए तो उसके क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं, प्रीपोजिशन। बट अब आप सोचो अगर आप ऐसे पढ़ोगे कि इसमें प्रीपोजिशन क्या है, इसमें नाउन क्या है, आर्टिकल क्या है, ठीक है ना, तो फिर हो चुका, फिर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे सही तरीका कि पहले हमें रीड करना है, समझना है, फिर उसको हिंदी में लिख लेना है। तो हमें सबसे पहली हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना, हम उसको हिंदी में समझ ले रहे हैं कि हाँ हमने इसको रीड किया, मुझे समझ में आ गया। अब इसको समझ के लिखते हैं इधर, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th of July। अब थोड़ा सा नॉलेज भी लेते चलो ग्रामर का। ऑन जैसे है तो ऑन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है ग्रामर में, ठीक है। अब ऑन हमारे, आप जब भी देखिएगा स्टार्टिंग अगर ऑन से होगी तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में स्पेसिफिक डेट आई होगी, खास तौर से कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, वो 1789 में 14th जुलाई को ही हुई थी। तो ये स्पेसिफिक बताता है बिल्कुल खास तौर पे कि 14, तभी यहां पे लिखा है ऑन। अगर यहां से हम 14th जुलाई जो कि खास तारीख है, अगर हम इसको हटा दें और 1789 जो ये ईयर है अगर हम इसको लिखा रहने दें, ठीक है, तो इसका मतलब फिर यहां से हम क्या करेंगे, ऑन की जगह इन लगा देंगे हम, क्योंकि फिर पूरे साल में कभी भी हुई होगी, लेकिन इसी साल में कहीं ना कहीं हुई है कोई रेवोल्यूशन, ठीक है। तो स्पेसिफिक चीज के लिए आप अपने साइड में नोट कर लीजिए, क्या लिखना है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। ठीक है, अब देखिए जो स्टेट ऑफ अलार्म जो यहां पे वर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए यहां पर लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, चिंता की स्थिति, मतलब जैसे स्थिति ठीक ना हो। अब ऐसे वर्ड्स को आप सोचोगे याद कैसे करूं, इतने सारे वर्ड्स को मैं याद कैसे करूंगा। देखिए जितने भी लोग यूपीएससी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको ये पता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन तो आपको आराम से पढ़ते रहना है। और अगर यूट्यूब पे भी आप एक्टिव हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, इजराइल एंड पैलेस्टीन का वॉर अभी चल रहा है। तो इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के अंदर की स्थिति क्या है, स्टेट ऑफ अलार्म है। दोनों कंट्रीज के अंदर स्टेट ऑफ अलार्म मतलब चिंता की स्थिति बनी हुई है। तो अब आप इसको समझ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ के, अच्छा स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब क्या होता है, कहीं पर ऐसी स्थिति जो ठीक ना हो। और ऐसी स्थिति आजकल के टाइम में कहां चल रही है, इजराइल में चल रही है और पैलेस्टीन में चल रही है। तो ऐसे करके आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इधर लिखते हैं ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 14th जुलाई ऐसे लिख देंगे, 14th जुलाई हिंदी में लिखते हैं पहले, 14th जुलाई 1789 को की सुबह को द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, ठीक है ना। तो 14 जुलाई 1789 की सुबह को पेरिस शहर की स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। वॉज मतलब था, थी, ठीक है, इन मतलब ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहां तक हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपने रीड किया, आपको समझ में आएगा। तो जहां पर भी अब से आपको ये मिलेगा ना कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 17, तो आपको सीधे यही लिखना है, 14 जुलाई 1789 की सुबह को, यहां तक का हो गया पूरा ये, ठीक है। फिर आ गया पेरिस। आपको कुछ सोचना है, पहले सिंपल आपको स्टार्ट करना, जिससे कि आप मूव करना स्टार्ट कर सकें, राइट। आप देखिए यहां पे, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। सिंपल एक लाइन ली हमने, इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं, ठीक है। द किंग हैड कमांडेड, अब इसका कमांड मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना। तो कमांडेड ईडी लग गया, यहां पर भी ईडी लगा हुआ, समझ लो क्या जाता है, पीछे पास्ट टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो द किंग हैड कमांडेड, तो हैड के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ठीक है ना। तो द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, तो राजा ने आदेश दिया, ठीक है। ये देखिए यहां पे अगली जो वर्ड मीनिंग है, कमांडेड मतलब आदेश दिया, ठीक है। कमांडेड मींस आदेश दिया, ठीक है। तो राजा ने आदेश दिया, और यहां पे एक मतलब है ट्रूप्स, ट्रूप्स का मीनिंग होता है सैनिक, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक। यहां पे लिखा होगा, मैंने कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब होता है सैनिक, ठीक है। इसका ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, मैं यहां पे लिख देता हूं सैनिक। अब एस लगा हुआ है तो सैनिकों को। तो राजा ने अब जैसे द किंग लिखा है तो किंग में ना नी ने अटैच होता है इंग्लिश में, ठीक है। सो द किंग हैड कमांडेड, तो हैड मतलब होता है एक हिसाब से था, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या हो गया, द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। अब कौन सी सिटी होगी, बेसिकली सीधे सीधे इसी पेरिस शहर की बात की जा रही है। तो राजा ने सैनिकों को शहर में जाने का आदेश दिया, है ना, आदेश दिया। राजा ने सैनिकों को शहर में जाने का आदेश दिया। राजा ने सैनिकों को शहर में जाने का आदेश दिया, या दिया था भी लिख सकते हैं आप। बट हमें ना जब आप रीड करते हैं, जैसे आप इसको सिंगल ऐसे पढ़ेंगे टेंस की टाइप पे ना, तो फिर आपको था, आदेश दिया था आएगा। हैड कमांडेड मतलब हो जाएगा आदेश दिया था, ठीक है। बट हम अभी अगर देखो, आप अगर यहां पे था नहीं लगाओगे ना तो ज्यादा अच्छा सेंस बनेगा। तो इंग्लिश में सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जैसे जैसे आप रीड करोगे ना आपको पता चलेगा, अच्छा ग्रामर एक अलग चीज है और रीड करना और उसको अंडरस्टैंड करना वो एक अलग चीज है, ठीक है। अब देखिए, रूमर्स मतलब क्या होता है, अफवाहें। स्प्रेड मतलब होता है फैलना, ठीक है। रूमर्स मतलब क्या होता है, अफवाह। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। रूमर्स, इसको पढ़ते हैं रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, ठीक है। अब वहां से यहां तक पूरा स्टार्ट करते हैं। तो रूमर्स मतलब क्या होता है, अफवाह, अफवाहें फैली, ठीक है। रूमर्स स्प्रेड दैट, अफवाहें फैली की। अब ये ही मतलब क्या है, वही मतलब राजा की बात की जा रही है ना। ये जो यहाँ पे किंग है ये इसका क्या है, प्रोनाउन है, इसी से इसको बता रहा है, ये नाउन है, ठीक है। सो अफवाहें फैली की, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। अफवाहें फैली कि वो, है ना, वो, या आप इसको राजा भी लिख सकते हैं या वो लिख सकते हैं, सेम चीज है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। अफवाहें फैली कि राजा उड सून, तो उड मतलब होता है गा गी गे, फ्यूचर में देगा, ठीक है ना। तो ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर के साथ ही गा गी गे लग जाएगा, है ना। सून मतलब क्या होता है, जल्दी। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ सून मतलब जल्दी, ठीक है। तो अफवाहें फैली कि राजा जल्दी ही आर्मी को जनता के ऊपर, टू ओपन द फायर मतलब क्या है, गोली चलाना स्टार्ट कर देना, गोली मारना स्टार्ट करना, टू ओपन द फायर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं गोली चलाना। अपॉन द सिटीजन के ऊपर, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा कैसे लिखना है, ठीक है। तो अफवाहें फैली कि राजा जल्दी ही आर्मी को या सेना को, ठीक है ना, कि राजा जल्दी ही सेना को जनता पर गोली चलाने का आदेश देगा, ठीक है। सिंपल समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड देन अब क्या है, सम 7000 मेन, तो MEN जैसे लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है प्लूरल, मतलब एक आदमी से ज्यादा। और अगर सिंगुलर होता कि एक आदमी के बारे में भी एक होती बात, तो MAN होती है उसकी स्पेलिंग। और एक से ज्यादा तो MEN लगाते हैं। वैसे ही वुमेन में देखा यहाँ पे E लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर एक वुमेन की बात करते हैं तो WOMEN, वुमेन मतलब एक वुमेन की बात करी, E लगा दिया तो एक से ज्यादा। तो क्या लिखा, सब मतलब हो गया कुछ या लगभग, ठीक है। यहां पर इसके दोनों मतलब होंगे। 7000 men and women gathered मतलब इकट्ठा होना, इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। तो टाउन हॉल एक जगह है, ठीक है, एक जगह का नाम है। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया, ठीक है ना। अब पीपल्स मिलिशिया मतलब क्या होता है, खुद मतलब आ जाए जनता राजा से लड़ने के लिए, सेना से लड़ने के लिए, और खुद की अपनी सेना बनाए लोग, कि हम सब लोग लड़ रहे हैं अपनी सेना से ही, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अब पीपल्स मिलिशिया, मतलब लोग, जो जनता है वो खुद ही एक सेना का रूप ले ले और सेना से लड़ने लगे, ठीक है। अब यहां से कैसे, अब क्या, लगभग 7000 पुरुष एवं महिलाएं, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। लगभग 7000 पुरुष एवं महिलाएं गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, ठीक है ना। अब गैदर मतलब क्या, इकट्ठा होना, है ना। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ऑफ द टाउन हॉल, तो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुई, है ना। लगभग 7000 पुरुष एवं महिलाएं टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए या हुई, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर क्या है, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म, डिसाइडेड मतलब क्या, निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, जो ले लिया, ठीक है ना। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म मतलब क्या था, बनाना,
बनाना, एंड डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिशिया, और खुद की सेना बनाने का फैसला लिया, है ना, और खुद की सेना बनाने का फैसला लिया। ठीक है, खुद की सेना बनाने का फैसला लिया। दे ब्रोक इनटू, अब इसका मतलब क्या होता है, ब्रोक इनटू मतलब घुस जाना, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ब्रोक इनटू मतलब घुस जाना, गैदर मतलब एकत्रित होना, टू ओपन फायर मतलब गोली चलाना, पीपल्स मिलिशिया मतलब क्या होता है, लोगों की खुद की सेना। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ब्रोक इनटू मतलब घुस जाना, तो क्या दे मतलब कौन सा, ये लोग, जो ये 7,000 लोग हैं ना लगभग, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट्स बिल्डिंग। ठीक है ना, ब्रोक इनटू मतलब घुस जाना, इसका मतलब यहां पे घुस जाना, तो दे मतलब वे, यही 7,000, तो वे घुस गए, किसमें घुस गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए। ठीक है ना, जो सरकारी बिल्डिंगें थी, ठीक है ना, वो सरकारी बिल्डिंगों में किसमें घुस गए, इन सर्च ऑफ आर्म। ठीक है ना, जो कुछ अस्त्र शस्त्र वहां पर रखे रहे होंगे, तो शस्त्रों के खोज में, कि कुछ वहां पे बंदूक वगैरह मिल जाए, कुछ मतलब बॉम्ब्स वगैरह मिल जाए, उसकी खोज में वो बहुत सारे जो सरकारी जो वहां पे बिल्डिंगें थी उनमें घुस गए। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाए। सो दे ब्रोक, तो वे अब यहां पे कैसे लिखेंगे, इन सर्च ऑफ आर्म्स। ठीक है ना, तो इन सर्च ऑफ मतलब क्या है, शस्त्रों की खोज में, वे शस्त्रों की, सर्च मतलब होता है खोजना। ठीक है ना, सो वे शस्त्रों की खोज में कई, अ नंबर ऑफ मतलब होता है, अ नंबर ऑफ मतलब होता है कई। तो जब आप इसको ऐसे रीड करें ना, तो ये साथ साथ जैसे है ना, तो यहां से आपने यहां से यहां तक इसको आपने अलग लिख लिया, एक वर्ड मीनिंग हो, इसका मतलब क्या, कई। ठीक है, अब जब ग्रामर में पढ़ोगे तो ये आर्टिकल आएगा, ये प्रीपोजिशन आएगा, अब फिर ये नंबर क्या है, तो ऐसे ये मतलब हमारा क्या है, ये कौन सा नाउन है, ये कौन सा प्रोनाउन, क्या पढ़ोगे ना। बट ऐसे अगर आप लिख लोगे तो आपको पता है, जहां पर भी आपको लिखा अ नंबर ऑफ, तो आपको पता चलेगा अच्छा यहां पे बात की जा रही है एक से ज्यादा चीजों की, कई, तो इसका मतलब कई है। ठीक है, सो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स, वे शस्त्रों की खोज में कई सरकारी, अब मतलब बिल्डिंग मतलब इमारतें भी लिख लो, है ना, इसका तो मतलब पता ही होगा, सरकारी इमारतों में घुस गए। अब आपने ये लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हाँ अच्छा ये बात होती है। अब इसके साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर का भी आपको नॉलेज मिल गया कि ऑन जो होता है ना, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, वो होता है प्रीपोजिशन। ठीक है ना, और ये प्रीपोजिशन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ग्रामर्स में होते हैं ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। ठीक है, अब आपको पता चलेगा अच्छा एक चीज होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मुझे भाई ग्रामर कुछ नहीं आती, बट मुझे ये पता चल गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक होता है प्रीपोजिशन। इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते, ओ यहां पे ओ को ओ साउंड नहीं करते, केवल आ साउंड करते हैं। ठीक है ना, प्रीपोजिशन। अब आपको पता लगे ये हम यूज तब करते हैं जब स्पेसिफिक डेट हमें लिखनी हो, खास तौर पर कोई तारीख बतानी हो कि भाई इस तारीख को, ठीक है ना, माई बर्थडे इज ऑन 1st of January, है ना। अगर बताऊं कि मेरा बर्थडे जनवरी में होता तो माई बर्थडे इज इन जनवरी मंथ। अब जनवरी में किसी भी तारीख को हो सकता है, बट अगर मैं खास तारीख बताऊं कि माई बर्थडे इज ऑन 1st of January, तो ऑन लगेगा। तो थोड़ी सी ग्रामर भी पता चल गई आपको। ठीक है, अब उसके साथ आपने इसको लिख लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको थोड़ा सा याद, अब आपको समझ में तो आ गई होगी इंग्लिश, ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसी बुक का। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अब इसको समझने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसको अपने वर्ड्स में, ये वर्ड्स मीनिंग को याद कर लेना है आपको। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग को याद करो आप। अब जैसे ये बताया मैंने क्या, अ नंबर ऑफ मतलब क्या होता है, कई। ठीक है, ये आप लिख लो, तो इससे क्या आपको चीजें याद हो, आप इनको हमेशा याद करो। अच्छा, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ मतलब एक से ज्यादा, मतलब ऐसे कई। ठीक है, इस तरीके से आप चीजें याद करोगे ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब जब आपने लिख लिया, अब लिखने के बाद इसको आप जितनी भी इंग्लिश है जो ये वर्ड मीनिंग याद किया, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिखना है। यू हैव टू राइट, है ना, आपको लिखना है सबसे पहले नंबर पे। आपने लिखा, लिख करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इंग्लिश में लिखना है, उसके बाद इस नंबर पे आप सेंड करो। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स हैं, कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं। अब सेकंड थिंग क्या करनी है, अब याद तो हो गई। अब क्या होता है कि व्हेनेवर वी थिंक, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा जिससे आपको लगे कि हम इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। सो व्हेनेवर यू थिंक ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, एनीथिंग व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, सपोज यू हैव जस्ट read about the French Revolution, you just listen to me now, because now you have an idea, you have a story in your mind, right? So whatever I will be speaking, you will have to just pick up few words out of this only, that okay, this person is speaking these words on 14th of July 1718, acha he is talking about this particular line, okay, so that means the revolution must have started on this date, so that is why on is the preposition to specify that particular date, right? So on the morning of, acha morning हुई थी, so on the morning of 14th July 1789, on the morning of
ऑन द मॉर्निंग ऑफ, आप ऐसे ही फंबल करोगे, जब आप अपने आप को रिकॉल करोगे ना, तो मैं आपको इमिटेट करके बता रहा हूं कि आपकी स्थिति कैसी होगी. Whenever you will start, okay, suppose you have just understood this, you have written this in Hindi, and now what you have done is that you have translated these things into English in whatever you can, like, you know, whatever words, whatever vocabulary or whatever knowledge that you have written something, okay, you have sent on the script. Now your turn is to speak something, okay. When you start speaking something, whatever the story you have in your mind, you will have to start from there. You don't have to think that, okay, now how can I go 100%, 100% correct at my first attempt. No, you just can't be 100% correct. Nobody is 100% correct, right? So you should not be thinking about that. You just start recollecting this story. Recollect करो, फिर से अपने माइंड में लेकर आओ कि ये जो स्टोरी है, अगर मुझे ये स्टोरी बोलना हो तो कितनी ब्रोकन इंग्लिश में, टूटी फूटी कितनी भी हो, क्या मैं बोल सकता हूँ, ठीक है. सो on the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. So state of alarm means Israel and Palestine example that has to come to your mind immediately, right? So this is how you can improve. And then you have to say the king had commanded. So commanded means order देना, okay? The king had commanded the troops to move into the city, कि शहर के अंदर जाओ, क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो तो उनका एक अलग मतलब पूरा आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया होता है, वहाँ रहते हैं ना. जब जहाँ पर भी ज़रूरत होती है, जैसे हमारे यहाँ जब भी इलेक्शंस होते हैं, तो अभी जैसे इलेक्शन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, या हमारे वहाँ पे राजस्थान में हो रहे हैं, तो अभी तक तो जो आर्मी है, CISF है, जो BSF है, ये सबके जो हमारे जवान हैं, ये सब अपने अपने कैंटोनमेंट एरिया में रहते हैं ना. जहाँ पर ज़रूरत होती है सरकार वहाँ पर भेजती है ना. तो वैसे ही कि शहर के अंदर जाएं, अभी सारे के सारे सैनिक शहर के अंदर जाएं, ऐसा राजा ने आदेश दिया, राइट. सो द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स, द किंग हैड कमांडेड मतलब ऑर्डर दिया, आदेश दिया. द किंग हैड कमांडेड, बार बार रटो इस चीज को, द किंग हैड कमांडेड, द किंग हैड कमांडेड, द किंग हैड कमांडेड, राजा ने आदेश दिया, राजा ने आदेश दिया, या राजा ने ऑर्डर दिया, ठीक है ना. तो ऑर्डर और इसको मतलब क्या, कमांड, दोनों का मतलब होता है सेम, ठीक है ना. ज्यादातर जो वर्ड मीनिंग है ना वो सिनोनिम्स होते हैं, समानार्थी होते हैं, तो आपको बहुत सारे वोकैबुलरी को याद करने की जरूरत नहीं. द नेक्स्ट लाइन इज लाइक द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, ठीक है ना. तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, देन रूमर्स स्प्रेड, रूमर्स मतलब अफवाहें उड़ी, रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी, rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen, to open fire upon the citizen. तो open fire means गोली चलाना, ठीक है ना, कि जनता के ऊपर अभी गोली चलाने का आदेश देने वाला है, ठीक है ना, जल्दी ही आदेश दे देगा. Some 7,000 men and women gathered, इकट्ठा हुए. Some मतलब अब आपको ये समझो ना, some मतलब खाली कुछ नहीं होता, कुछ लगभग, ठीक है ना, या लगभग 7,000 लोग रहे होंगे, ऐसे आप सोचो. बहुत स्पेसिफिकेशन में मत जाओ, लगभग 7,000 लोग रहे होंगे. तो some 7,000 men and women gathered, है ना, in front of the town hall and decided to form a people's